वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? मस्त मजे में ही जीना है, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना। इसी मोटिवेशन के साथ में आज हम एक नए टॉपिक को देखेंगे, वो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में मैंने यहाँ पे ले रखा है। एनवायरनमेंट, आजकल आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है वर्ल्ड को। इसके साथ साथ जो आपके एसडीजी गोल्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को फोकस करते हैं। एसडीजी से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन मिलते ही हैं हमें एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको वायुमंडल कहते हैं। आप ऐसे सिंपल समझ लो, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास जो भी हमें गैसों का यानी कि वायु का जो आवरण मिल रहा है, इसी वजह से इसे कहते हैं वायुमंडल। वायु का मंडल है ना, ये वायु का एरिया है, इसलिए वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किसमें मापते हैं वायुमंडल का दाब? बैरोमीटर में मेजर करते हैं। बैरोमीटर में अगर पारा जो है नॉर्मल है, धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है, तो मीन्स वायुमंडल साफ रहेगा। और अगर एकदम से इसका पारा गिरता है तो आंधी तूफान जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, ठीक है। क्या होता है? एसआई मात्रक, एसआई यूनिट होती है बार। बिल्कुल आपको देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं। वायु है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21% एंड कार्बन होता है 0.03%। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो एयर है वायुमंडल में, उसमें हमें गैसों का जो मिश्रण मिलता है, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है, ऑक्सीजन रहता है आपका 21% और कार्बन होता है 0.03%, ठीक है। इस सीक्वेंस में एक बार लिख देती हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21 एंड कार्बन 0.03%, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन, ठीक है। अक्रिय गैस मीन्स जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, आर्गन गैस, ठीक है। जो हम बल्ब वगैरह यूज करते हैं घर में, उसमें यही गैस भरी जाती है ताकि उसका जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसमें जंग ना लगे। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र वो होता है जहां पर सन रे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो होता है जहां पर आपका सनरेज एकदम स्ट्रेट पड़ते हैं, ठीक है। और भारत जो इंडिया है उसके जस्ट सेंटर से हमारी निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र। मानसून हमारे यहाँ आता है, मानसूनी क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ पे हवाओं की दिशा जो होती है वो 6 महीने में बदल जाती है, ठीक है। गर्मियाँ अभी जो आने वाली हैं, मई जून जुलाई, है ना, तो हवाओं की दिशा जो रहती है वो, ये हमारा इंडिया है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ और ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अभी जो हमारी 6 महीने तक हवाओं की दशा रहेगी, मार्च से लेकर के आपके नियर बाय सितंबर अक्टूबर तक, वो रहेगी आपकी नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवा फ्लो करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये अगले 6 महीने जो हमारे इंडिया पे मानसून की पवनें जो हैं उनकी दिशा कैसी हो जाएगी? ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये 6 महीने में जो साइकिल चेंज होती है हवाओं की डायरेक्शन की, इसको कहा जाता है मानसूनी, ठीक है। आगे देखेंगे हम। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है, तो वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का रिलेशन। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्या है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। ये है आपका वायुमंडल, पृथ्वी, ठीक है। इस पे 5 परतें पाई जाती हैं वायुमंडल की।
ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली सबसे पहली जो परत होती है इसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके ऊपर आपकी दूसरी परत होती है, इसे बोलते हैं समताप, मध्य मंडल, और फिर आपका 5 परतें टोटल होती हैं। फिफ्थ वाले को बोलते हैं एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। आगे हम देखेंगे, और ये आपका चौथा वाला जो रहता है इसे बोलते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, अगला देखेंगे, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं बहिर्मंडल, जस्ट आपको भी बताया था और यहाँ देखने मिल गया। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है, किसका? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। देखिए, ये है आपकी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी माता। ठीक है, ये है इसकी 5 परतें वायुमंडल की। ठीक है, अब क्या होता है, जब हवा गर्म होती है तो कहाँ उठती है? ऊपर उठती है, और हवा ठंडी होती है तो नीचे बैठती है। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ पता है। जब हम कुछ बनाते हैं किचन में तो गर्म हवा ऊपर जाती है, और जब हम फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज से जो ठंडी हवा निकलती है या उसकी फ्यूम्स टाइप की जो धुआं टाइप का हल्का हल्का निकलता है वो नीचे निकलेगा। कभी फ्रिज से ऐसे ऊपर उड़ते हुए देखा है आपने? नहीं, ठंडी हवा भारी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है तो वो नीचे बैठती है, और गर्म हवा ऊपर, है ना। तो क्या होता है, जब गर्म पृथ्वी पे गर्मी होती है जिस क्षेत्र में, वहां पर हवा भी गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो ये जो क्षोभ मंडल की जो लेयर है ये और ऊंची हो जाती है। इसको ही बोला जाता है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि। और जब जहाँ पे सर्दी होगी, है ना, तो क्या होगा कि ये लेयर हवा नीचे बैठेगी तो ये लेयर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोटाई। गर्मियों में मोटाई बढ़ जाती है किसकी? क्षोभ मंडल की। अगला है क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। कितना घटता है? ये 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ठीक है, क्या है कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और अगर हम 1 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, मतलब अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना कम होगा? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये अर्थ है। अर्थ से आपने ऊपर जाना शुरू किया तो अगर आप 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, और अगर कितना ऊपर गए? 1 किलोमीटर ऊपर गए तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसमी घटनाएं कहती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, मौसमी जो घटनाएं होती हैं ये कहाँ घटती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मतलब आंधी तूफान, बारिश, बादलों का बनना, बादलों का फटना, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं जो हमें पृथ्वी पे मौसम के रूप में देखने को मिलती हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर वातावरण हमेशा एक जैसा समान रहता है, वहाँ पे कोई भी हलचल या मौसम में चेंजेस नहीं देखने को हमें मिलते हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं क्या? मध्यमंडल। मध्यमंडल में आकर के आपके उल्का पिंड जो है वो जलने लगते हैं, और जलने के कारण उनमें आग लग जाती है तो वो चमकने लगते हैं और हमें दिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक बार समझते हैं। ये है हमारी अर्थ, ये है आपका क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है आपका समताप मंडल। ठीक है, और इसके ऊपर है आपका मध्यमंडल, जो मध्य की लेयर होती है 5 लेयर में, इसे बोलते हैं मध्यमंडल। और यहाँ है आपका क्या? आयनोस्फीयर, और इसके ऊपर है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई भी उल्का पिंड आता है, उल्का पिंड आसमान से जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो कई बार अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, जैसे वायुमंडल कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये बहिर्मंडल से आ जाएगा। और आइनोस्फीयर में क्या होता है, बहुत कम डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, तो फ्रिक्शन कम मिलता है। फ्रिक्शन कम मिलने के कारण क्या होता है कि इनमें आग नहीं लगती है। हालांकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है,
आइनोस्फीयर में, लेकिन आग फिर भी नहीं लगती है। उसके बाद जैसे ही ये मध्यमंडल में एंटर करते हैं तो मध्यमंडल में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण और साथ ही साथ यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है वायुमंडल की, तो उनमें आग लगना चालू हो जाती है और वो फिर पृथ्वी के सरफेस तक आते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे इनमें आग लग जा रही है किनमें, उल्का पिंडों में, तो अगर आग ना लगती तो हमें ये देखने को मिलते। आप ये सोचो इतनी स्पीड में ये उल्का पिंड अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इतने भारी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, अगर इनमें आग नहीं लगती तो ये नष्ट नहीं होते वायुमंडल में ही और सीधे के सीधे अर्थ पे पहुंच जाते। तो आप सोचो कि जहाँ पे ये गिरते वहाँ पे लोगों का कि क्या हाल होता, लोगों का, जानवर का, उन लोगों के घर वर सब टूट जाते, सब नष्ट हो जाता है ना। तो नेचर बहुत पावरफुल है, नेचर जो करता है ना अच्छा करता है, इसीलिए रास्ते में ये जल जाते हैं और जलते हैं, जिस वजह से क्या होता है कई बार तो ये जलकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और थोड़ा बहुत अगर बच भी जाते हैं तो बहुत छोटा साइज रह जाता है जब तक ये धरती पर आते हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान बहुत कम होता है। कई बार ये उल्कापिंड जब अर्थ पर आकर किसी स्थान पे टकराते हैं तो वहाँ पर गहरा गड्ढा बना देते हैं और जैसे अंदर जाएंगे ना तो गड्ढा बना देते हैं उस स्पेस पे, तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो वो एक झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी लोनार झील हमने देखी है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वायुयान उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं वायुयान, ये समताप मंडल पे उड़ते हैं। बेसिकली अगर देखिए तो ये अर्थ है और ये है आपका ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल और ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहता है, मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं वगैरह सब होती हैं, तो वायुयान मान लीजिए उड़ रहे हैं और अगर से कहीं से तेज आंधी तूफान बादल फट गए तो फिर ये आपका जो वायुयान है, जो हवा में उड़ने वाली आपकी गाड़ी है ना, ये नष्ट हो जाएगी। तो ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं कि ये क्षोभ मंडल से थोड़ा ऊपर निकल जाते हैं और ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर उड़ते हैं। ठीक है, ताकि जो है इन्हें मौसमी घटनाओं का सामना ना करना पड़े। कभी कभी मूवी में आपने देखा होगा टर्ब्यूलेंस में फंस जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। रेडियो तथा संचार संबंधित है किससे है, आयन मंडल से है। ये जो आयन मंडल होता है आपका, फोर्थ लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में आयन मंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है आपकी EFG वेव्स पाए जाते हैं। सनलाइट जब इन पे पड़ती है तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज वेव्स हो जाते हैं, आयंस फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन वेव्स से आपकी जो कम्युनिकेशन, संचार की जो तरंगे हम भेजते हैं, जो फ्रिक्वेंसीज भेजते हैं, फ्रिक्वेंसी में ही तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वर्क करता है। तो यहाँ सैटेलाइट से फ्रिक्वेंसी गई और यहाँ से वापस टकरा के वापस आ गई। तो मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन लगाया, आपके मोबाइल से फ्रिक्वेंसी गई, वापस टकरा के यहाँ आ गई। ठीक है, कोई फ्रिक्वेंसी इस लेयर तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी। तो सैटेलाइट से सिग्नल्स जाते हैं और इनसे टकरा करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो है कम्युनिकेशन अर्थ पे पॉसिबल होता है। अगर ये आयनोस्फीयर नहीं होता तो फिर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हमने टाटा की सिम खरीदी या फिर मान लीजिए कोई भी सिम खरीदी, जियो रिलायंस की, और उनके अपने ये जो टावर लगे रहते हैं, रिलायंस का टावर, एयरटेल का टावर, सबके टावर लगे रहते हैं। ये टावर आपके फ़ोन के सिग्नल को ऊपर भेजते हैं आयनोस्फीयर तक, आयनोस्फीयर से सिग्नल टकराता है और आपके फ्रेंड, आपके पापा, आपके मम्मी के फ़ोन के सिग्नल में जाके आपकी आवाज़, रिंग, सब कुछ बजता है। सो जो विद इन सेकेंड्स इतना लंबा सफ़र तय कर लेते हैं सिग्नल्स, कितने पावरफुल होते हैं ना। अगला हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CFC, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो अर्थ पर जो है आपकी शॉर्ट वेव्स को तो आने देती हैं, शॉर्ट वेव्स लॉन्ग वेव्स में आप मत पड़िए। ऐसा समझ लीजिए कि सन से जब हीट वेव्स, मतलब
सन की वेव्स तो हीट ही रहेंगी ना, कोई ठंडी थोड़ी रहेंगी। तो जब वो अर्थ पर आती है, अर्थ उनसे गर्म हो जाती है। अब कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो वो वापस से वेव्स भेजती है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस उस टाइम पे क्या करते हैं, जब ये उस एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं तो ये ऐसे फैल गए, तो ये अर्थ की वेव्स को ऊपर नहीं जाने देते हैं। अर्थ की जो वेव्स होती हैं ये होती हैं लॉन्ग वेव्स, और ये सन जो भेजता है ये रहती हैं शॉर्ट वेव्स। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये शॉर्ट वेव्स को तो अपने में से ट्रैवल करने देती हैं, तो अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अर्थ अपने आप को ठंडा करने के लिए जब रेडिएशन को वापस भेजता है तो ये लॉन्ग वेव्स को अपने में से पास नहीं होने देती है, जिससे कि हीट बाहर नहीं निकल पाती है, वापस एनवायरनमेंट से नहीं पहुंच पाती है स्पेस में, है ना। अर्थ के एनवायरनमेंट में अर्थ की सरफेस में ही फैली रह जाती है, जहाँ तक ये ग्रीन गैस का आपका लेयर बना रहता है। इसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जैसे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है ना। तो ये है आपकी 4 महान ग्रीन गैसेस, आप याद रखिएगा इनको, यही है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। अभी आने दीजिए, बारिश का मौसम, है ना, तो हमें कितनी उमस लगती है, वो सब ये आर्द्रता ही होती है। जो एयर होती है उसमें बारिश की बूंदों की वजह से, बारिश के पानी की वजह से वो ह्यूमिडिटी, उमस, मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं उमस, ह्यूमिडिटी। आगे देखेंगे हम वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है किसमें, हाइग्रोमीटर में। किसमें, हाइग्रोमीटर में। अगला देखेंगे भूमंडल के कितने भाग पर जल है, तो भूमंडल के 78% भाग पर जल है। फिर भी पीने के पानी की इतनी समस्या है क्योंकि ये समुद्र का पानी है जिसको डायरेक्टली पिया नहीं जा सकता है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, छोड़ो अभी नहीं करना इस पर बात, बाद में फिर कभी करेंगे, ठीक है। तो वायुमंडल पे कितने पृथ्वी के भूमंडल पे कितना पानी है, 71% पानी है। आगे देखेंगे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है, 0 से 4% है। वाटर वेपर, और वाटर वेपर भी आपके किसका वर्क करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का वर्क करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये है आपके 0 से 4% तक। आगे देखेंगे जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य। सन से प्लांट्स लेते हैं सनलाइट और बनाते हैं, करते हैं फोटोसिंथेसिस और हमें देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। इन ऑक्सीजन को हम एनिमल्स, हम भी एनिमल ही हैं, और इसके अलावा हम 2 legs वाले एनिमल हैं, 2 पैरों वाले, और जो 4 पैरों वाले एनिमल हैं, 4 legs वाले, वो सभी इस ऑक्सीजन को लेते हैं, अपनी कौन सी प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस करते हैं, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से वो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल, इन सब को शुरू करने वाले कौन है, हमारे सूर्य देवता है ना। तो जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है, आपका सन है। आगे देखेंगे सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। मैंने आपको बोला था कि सन से अर्थ पर सनरेज आते हैं जो, तो वो कुछ बादलों से टकराकर वापस सन में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ आपकी जो ओशियन होते हैं, आइस कैप्स होते हैं, बर्फ की ढकी हुई वो रहते हैं, उनसे भी टकरा करके वापस चले जाते हैं। तो वापस जाने के बाद में ये सनरेज का लेकिन 51% जो रहता है वो अर्थ तक पहुंच पाता है, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आता है आपका संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में, ठीक है। संवहनीय, कन्वेंशनल रेन उसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक वाटर बॉडी है, यहाँ से जलवाष्प बनता है और आपका जो ऊपर सन है और जलवाष्प बनता है, और ये जलवाष्प ऊपर जा कर के बादल बन जाता है, ठीक है। फिर ये बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से हीटिंग होगी, फिर से जलवाष्प से बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी। तो इस साइकिल को बोलते हैं कन्वेंशनल रेन।
तो जो विषुवतीय रेखा होती है वहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ये इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए वहाँ पर बारिश होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। और वहाँ पर जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा घने पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्ते पाए जाते हैं उन पेड़ों में। ठीक है, तो ये आपकी संवहनीय वर्षा से होने वाली पूरी साइकिल है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्हें समझ आ रहा होगा, जिन्हें नहीं समझ आ रहा है वो बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कर लेंगे स्पीड कम, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 25 क्वेश्चन के बाद इस क्लास को मैं स्टॉप करूँगी, ताकि मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्पीड कम करनी है कि और बढ़ानी है। अधिकतम वर्षा होती है कहाँ पर? विषुवतीय क्षेत्रों में। मैंने आपको बताया था इक्वेटर पर 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हमें देखने को मिल जाती है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला देखेंगे कि पछुआ हवाओं के कारण होती है, क्या होती है पछुआ हवाओं के कारण? चक्रवाती वर्षा होती है, साइक्लोन रेन फॉल होता है। ठीक है, ये क्या होता है ये हम करते हैं बाद में। चलिए, जीके जीएस वाला जो पार्ट है आपके एग्जाम में, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, और इस बार तो उन्होंने साइंस नहीं लिखा है सिलेबस में, बल्कि क्या लिखा है? जीके जीएस लिखा है ना। तो हमें जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है। एमपी जीके भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। एमपी जीके का बहुत सारा पार्ट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एमपी जीके मैंने कवर करवा रखी है चैनल पे, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।